तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, सो दैट आप लोग के क्लास 11 के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ईमानदारी से देखना है। वीडियो को ईमानदारी से देखने के बाद बस घर पे बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, सो दैट 100 मार्क्स आप सिक्योर कर लो। और 100 मार्क्स के लिए मैंने लॉन्च किया हूं आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक, जो स्पेशली क्लास 11 के लिए डिजाइन है। चाहे आप किसी भी स्कूल से क्यों ना बिलोंग करते हो, इसके अंदर वो वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने ऐड किया हो जो आपको एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे हो यूनिट टेस्ट या फिर हो फाइनल एग्जाम। ये बुक आप लोग की बहुत काम आएगी क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कीवर्ड्स, आंसर की, टॉपर शीट, सब कुछ आप लोग को मिल रहा है विद सैंपल पेपर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, जल्दी से जाओ और ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन में आने वाली है, और जितनी भी चीजें वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आखिर होता क्या है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो चीजें बनेगी नहीं फिर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये एनाटॉमी होता क्या है। तो एनाटॉमी बेसिकली वर्ड निकल के आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू कट अपार्ट। बेसिकली एनाटॉमी मतलब होता है कि आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना और उसको डिस्क्राइब करना कि किस तरीके से है, कैसा है, किस शेप का है, किस स्ट्रक्चर का है, किस साइज का है, क्या वेट है उसका, और किस जगह पे उसकी लोकेशन आप लोग को ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है। सिंपल वे में कहूं तो एनाटॉमी आपको ये बताएगी कि हार्ट आप लोग के कहां पे बिलोंग करता है, कितना बड़ा हार्ट होता है, किस शेप का होता है। ये सारी चीजें आप लोग को एनाटॉमी बताती है। बचपन में हम लोग सोचते थे कि हार्ट इस तरीके का होता है, लेकिन एक्चुअल में हार्ट ऐसा नहीं है। एनाटॉमी ने हमें बताई कि हार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को एनाटॉमी का स्पेसिफिक मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर ये फिजियोलॉजी क्या चीज है। तो बेसिकली फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला है फिजियो, जिसका मतलब होता है नेचर, और दूसरा है एनालॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली फिजियोलॉजी क्या चीज है दोस्तों, तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो आपको ये समझाती है कि आपकी बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे एक्टिविटी करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कैसे बाकी ऑर्गन्स एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, जैसे लंग्स हो गया और हार्ट हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन में एक दूसरे की मदद करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया। इन सब के अलावा फिजियोलॉजी आप लोग को यह भी समझाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, सेल वर्क कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ आपको जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें फिजियोलॉजी आप लोग को समझाती है। अब बेसिकली फिजियोलॉजी के अंदर 9 ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, 9 ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है दोस्तों ग्लैंडुलर सिस्टम, नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्गन सिस्टम के बारे में ही मेन रोल प्ले होता है। मतलब मैं कह सकता हूं सेंट्रल रोल जो है ना वो 4 ही प्ले करते हैं, बाकी भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन के अंदर मेनली 4 के बारे में आप लोग देखते हो, जिसके थ्रू आप लोग का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रही है दोनों टॉपिक को। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग को अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग को डिजाइन करने के लिए काफी हेल्प करते हैं, आपको स्पोर्ट्स इंजरी से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। ये यूजफुल होता है इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। साथ ही साथ मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस बताने का काम भी ये करता है। कैसे फैटीग से जल्द हम लोग को रिकवरी हासिल करना है विद द हेल्प ऑफ मसाज, उसमें भी ये हेल्प करता है। और कैसे केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं हर टाइप की, वो भी आप लोग की हेल्प करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये स्केलेटल सिस्टम क्या चीज होता है। तो स्केलेटल सिस्टम मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटी की ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी टिकी हुई है। अब ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है दोस्तों बॉडी के अंदर बड़ी बोन्स और स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी है, इसे ही हम लोग कहते हैं स्केलेटन। तो याद रखिएगा स्केलेटन सिस्टम के अंदर लगभग 206 बोन्स आप लोग को देखने को मिलती है विद द नेटवर्क ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, और ये सभी के सभी कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और एक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप में आप लोग को डिफरेंशिएट होते हुए देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है दोस्तों एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है दोस्तों एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये चीज आपको रटना पड़ेगा। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है स्कल, जिसके अंदर 28 बोन्स आपको देखने को मिलती है। फिर है स्ट्रेनम, जिसमें 1 बोन है। रिब्स के अंदर 24 बोन आपको देखने को मिलती है। ह्योइड बोन के अंदर आप लोग को 1 बोन दिखती है। वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 बोन दिखती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर अगर बात करी जाए तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ये 2 चीज कंसीडर होते हैं। अपर लिम्स मतलब आपके
हाथ, लोअर लिम्स मतलब आप लोग के पैर। तो अपर लिम्स के अंदर लगभग 64 आप लोग को बोन्स होती है, लोअर लिम्स के अंदर 62 बोन्स होती है। ये इसका एक बढ़िया सा डायग्राम मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जहां पे आप लोग को ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ना, तो ये है अपर वाला, ये है लोअर वाला, नाम भी मैंने मेंशन कर दिया हूं। और ये है आप लोग का एक्सियल स्केलेटन दोस्तों, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, एक ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन और आपका स्कल वाला पोर्शन, ये सभी के सभी आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगे। एक बार पॉज करके इसको जल्दी से आप लोग समझ लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या फंक्शन करता है स्केलेटल सिस्टम। तो याद रखिएगा, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं होती तो आप खड़े नहीं हो पाते और ना ही आपका मतलब बॉडी खड़ा हो पाता, मैं ये कहना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, सपोर्ट की बात करी जाए तो बॉडी के सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी को मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग चल फिर पाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा पाते हो। साथ में ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मिनरल के स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटल सिस्टम, और मसल्स जितनी भी होती है दोस्तों वो स्केलेटल सिस्टम से ही अटैच होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में। मेनली हम लोग समझेंगे किस किस टाइप के आपको बोन्स देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो बोन है दोस्तों, इसका नाम है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन बेसिकली आप लोग को अपर और लोअर लिम्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये एक्ट करती है एज लाइक लीवर। किसी भी चीज को यहां से वहां उठाना है, वहां से यहां उठाना है, बॉडी को इधर से उधर ले जाना है, तो बॉडी लीवर के फॉर्म में वर्क करती है, वो भी विद द हेल्प ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, जिसके थ्रू आपकी बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा अगली होती है दोस्तों शॉर्ट बोन्स, जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है। ये अप्रोक्सीमेटली माना जाए ना तो इनकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस जो है लगभग इक्वल होती है, इसलिए इसको हम लोग क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बोन भी कह रहे हैं। और ये बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं फ्लैट बोन की दोस्तों, जो कि आप लोग को थिन और फ्लैटेंड मतलब प्लेट की तरह देखने को मिलती है। यूजुअली कर्व्ड आप लोग को देखने को मिलेगी, लास्ट सरफेस में आप लोग को देखने को मिलेगी फॉर मसल अटैचमेंट के लिए और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सिस्मॉइड बोन्स की। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये स्मॉल राउंडेड बोन्स होती है, सिस्मन सीड्स के जैसी पतली दुबली। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, सिस्मॉइड बोन्स जो रहती है वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट करती है टेंडन्स को बाय हेल्पिंग देम ओवरकम द कंप्रेसिव फोर्स। अभी आप लोग को बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, लाइक आपके फीट में, आपके हैंड में और आपके नीज में। अब एक बार जल्दी से टाइप्स ऑफ बोन आप लोग को दिखा दे रहा हूं। एवरेज जो एडल्ट के अंदर 206 बोन्स आप लोग को देखने को मिल रही है। लॉन्ग बोन्स 90 है, शॉर्ट बोन्स 28 है, फ्लैट बोन 36 है, सिस्मॉइड बोन आपको 4 देखने को मिल रही है, और इर्रेगुलर नाम की बोन्स होती है जो आपको 46 देखने को मिल रही है। अब कौन कैसे टाइप की होती है तो एक बार देख लो। यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये सभी के सभी है लॉन्ग बोन। नाम नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये है इर्रेगुलर बोन जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये है आप लोग की फ्लैट बोन जो कि स्ट्रेनम के तौर पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, और ये रही शॉर्ट बोन्स। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये बोन शोन वाला केस तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वो है आप लोग का टॉपिक जॉइंट्स। तो जॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, याद रखिएगा, 2 हड्डियां, एक ये रही हड्डी का एक टुकड़ा और ये रहा एक हड्डी का दूसरा टुकड़ा। तो कहीं ना कहीं इसको बीच में कनेक्ट करने का काम करता है जॉइंट। एल्बो के बीच में अगर देखते होंगे तो यहाँ पे 2 बोन है जो कनेक्ट कर रहा है कहां से, जॉइंट से। तो जॉइंट बेसिकली क्या है, बोन्स के नेटवर्क को कनेक्ट करके रखता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों जॉइंट। तो बेसिकली बॉडी के अंदर ये आप लोग को मूवमेंट कराने में काफी ज्यादा हेल्प, काफी ज्यादा क्या है, इसके बिना तो हेल्प ही नहीं होगी। तो दोस्तों जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो जॉइंट्स आप लोग को देखने को मिलता है सबसे पहला इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट। ये किस्म से फिक्स जॉइंट के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है, जहां पे आप लोग को किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका एग्जांपल क्या होगा। अगला है दोस्तों स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस जॉइंट, जहां पे स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये आप लोग को वर्टिब्रल के अंदर देखने को मिलता है। अगला है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जहां पे आप लोग को ग्रेटर एक्सटेंशन तक के बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है जॉइंट्स में। अब ये तो बेसिक्स है, आप खुद बता सकते हो इसका एग्जांपल क्या है। अब जॉइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आप लोग को शोल्डर और हिप के रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा होता है हिंज जॉइंट, जो आपको एल्बो जॉइंट में देखने को मिलता है। अगला होता है पिवट जॉइंट, जो आप लोग को नेक के पास देखने को मिलता है दोस्तों। फिर होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो आप लोग को थंब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों वो है सिस्मॉइड जॉइंट। सिस्मॉइड जॉइंट आप लोग को देखो यहां देखने को मिल रहा है, आपके पैरों के पास। सो दैट मैं देखो क्या है ना, मुंह जुबानी तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने डायग्राम दिखा दिया। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक आप लोग का, उसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या है, बचपन में पढ़े हैं यार, हलवा टॉपिक है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ये समझाता है कि बॉडी किस तरीके से ब्रीथिंग कर रही है और ब्रीथ आउट कर रही है। और सीधी बात है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन सिस्टम। तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल तो कर रहे हैं, कहां से, एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट को वापस से CO2 दे देते हैं विद दी, वो भी साथ में वेस्ट प्रोडक्ट के साथ। और ये सारी प्रोसेस आप लोग की बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से आप लोग को देखने को मिल रही है। 2 तरीके के रेस्पिरेशन आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो सबसे
पहला होता है दोस्तों वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में याद रखिएगा इनहेल और एक्सहेल वाली जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो आपके एक्सटर्नल वाले के अंदर आएगी, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक के आप लोग को जाते हुए देखने को मिलता है, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूज होता है फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस आप लोग को देखने को मिलती है दोस्तों टिश्यूज और सेल्स के बीच में, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यूज होता है ड्यूरिंग दी एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर जब एग्जामिनेशन में आए तो बेसिक सा इस तरीके का एक डायग्राम आप लोग को बना देना जहां पे आपको लंग्स देखने को मिलने चाहिए। अब लंग्स कौन कौन से टाइप के होते हैं अगर नहीं भी बताओगे तो चल जाएगा, बेसिक चीजें बता देना कि ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, ये ट्रेंचिया है जहां से आप लोग की सांस आ रही जा रही है, ये नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, ये आपकी नॉस्ट्रल है। बस इतना कुछ आप लोग बता दोगे और साथ में ऐसा डिनोट कर देना कि सांस अंदर ली जा रही है O2 के फॉर्म में और CO2 बाहर आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी जो मसल्स है दोस्तों रिब्स के अक्रॉस कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है और रिब्स जो है वो अपवर्ड की तरफ लिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है, साथ ही साथ साइडवर्ड भी। इसी सेम टाइम पे जो डायफ्राम की जो मसल्स है दोस्तों वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है और फ्लैटेंड हो जाती है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो सीधी बात है आपका जो लंग्स है उसकी साइज आप लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा लंग्स का साइज इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप लोग इनहेल कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में याद रखिएगा बॉडी के अंदर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है लंग्स के अंदर, सो दैट जो एयर है वो आप लोग के नोज के थ्रू लंग्स तक के पहुंच सके। जब आप सांस को छोड़ते हो दोस्तों तो उस दौरान पे जो आपका डायफ्राम है और जो रिब्स है दोस्तों वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाते हैं। इस प्रोसेस में याद रखिएगा जो स्पेस है लंग्स और डायफ्राम के अराउंड पे वो रिड्यूस होती है। अगर ये रिड्यूस होगी तो जो वॉल्यूम था लंग्स का वो भी रिड्यूस होगा और एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। याद रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं जो है आप लोग का मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम बेसिकली है क्या, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि आखिर मसल्स क्या होता है। तो बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज के फॉर्म में आप लोग को मसल्स देखने को मिलती है जो कि नाइट्रोजीनियस जो आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके अंदर ढेर सारे फाइबर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एक मसल फॉर्म होती है। बॉडी के अंदर अराउंड 600 मसल्स आप लोग को देखने को मिलती है। मेनली आप लोग को स्केलेटल सिस्टम, स्मूथ और कार्डियक के फॉर्म में देखने को मिलती है। चाहे ब्रेन हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल मसल्स हो, सभी के सभी एक साथ एक स्पेसिफिक बॉडी का मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं और इसे कलेक्टिवली हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। तो ध्यान से देखो, आप लोग को लगता है कि डोला शोला जो दिख रहा है ना ये मसल है, एक्चुअल में इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से आप लोग को मसल्स देखने को मिलती है। तो 3 टाइप की मसल्स है, याद रखिएगा। पहला है कार्डियक मसल जो आपके हार्ट के पास होती है, दूसरी स्केलेटल मसल जो आपको आपकी बॉडी के अलग अलग स्केलेटल सिस्टम में अटैच देखने को मिल रही है, और तीसरी है स्मूथ मसल्स जो आपके लाइक पेट वगैरह के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो मसल्स का किस तरीके से फंक्शन होता है इसके बारे में समझ लेते हैं जल्द से जल्द। तो सबसे पहली चीज ये आपकी बॉडी की मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप जानते हो कि बॉडी के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है जो कि एक रिजिड सरफेस है और मसल्स उस रिजिड सरफेस का पुल और पुश कराने में हेल्प करता है, और जो मसल्स है दोस्तों बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। लाइक आप चल पाते हो, आप चबा पाते हो, रनिंग कर पाते हो, लिफ्टिंग कर पाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा पाते हो। अगला है दोस्तों आप लोग अपनी बॉडी के पोस्चर को बेटर कर सकते हो अगर आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर मसल्स का कंपोजिशन सही तरीके से है। तो ये आपके रेस्पिरेशन के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर हीट जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों तो याद रखिएगा हीट जनरेट होती है, और ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। दोस्तों मसल्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल है, मतलब बोलचाल करने के लिए। जो मैं बोल रहा हूं अभी तो यहाँ पे मसल्स एक्ट कर रही है, जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, जेस्चर्स कर पा रहा हूँ, लिख पाता हूँ, हंस पाता हूँ, रो पाता हूँ, बस 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 बस। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करती है, साथ में आपके ब्लड वेसल्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है दोस्तों कंप्लीटली मसल से ही बना है, और बॉडी के अंदर इतनी सारी ब्लड वेसल्स है सभी के सभी आपको मसल से बनते हुए देखने को मिल रही है। साथ में ये ब्लड के पंपिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया ब्लड वेसल्स ही इससे बनी हुई है, तो उसी के थ्रू ही तो ब्लड इधर से उधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या प्रॉपर्टीज होती है मसल्स की, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्टन होने की कोशिश करती है। मान लो मैंने इस स्पेसिफिक बॉटल को उठाया, ये देखो मसल शॉर्ट हुई तभी तो उठ पाया। कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के टाइम पे आप लोग मसल्स को शॉर्टन करने की कोशिश करते हो, या नॉर्मली कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तभी तो फोर्स लग पाता है। बेबी को भी गोदी में उठाओगे तो दोनों हाथों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी उठ पाएगी, ऐसे नहीं उठ पाएगी, हाथ टूट जाएंगे। और ना तो याद
याद रखिएगा दोस्तों, मसल्स हमेशा आपको पुल दे सकता है, ये पुश के फॉर्म में आप लोगों को कभी वर्क नहीं करेगा। अगला है दोस्तों वो है एक्साइटेबिलिटी। ये एक ऐसी एबिलिटी है जहां पे आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो टू द स्टिमुलस को। दोस्तों इसी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर डिलीवर हो पाते हैं मोटर न्यूरॉन्स या फिर हार्मोन्स। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी। जो मसल्स है वो एक्चुअल में स्ट्रेच भी होती है, मतलब अगर मैंने मसल्स को ऐसा किया तो ऐसी भी हो सकती है, ये घिंच भी सकती है। साथ ही साथ मसल्स हमेशा इलास्टिसिटी को भी शो करती है, क्योंकि मसल्स को कितना भी स्ट्रेच कर लो अल्टीमेटली वो नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी है, इन सब के बारे में आपको याद रहना चाहिए। तो ये आप लोग कुछ इस तरीके से एग्जांपल के फॉर्म में समझा सकते हो। ये रहा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जहां पे देखो अभी मसल जो है वो रिलैक्स फॉर्म में और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, मतलब दब गई है इस तरीके से। तो इस तरीके की आप लोग को देखने को मिल रही है। अगला है एक्साइटेबिलिटी, जहां पे आप लोग के जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो सिग्नल्स है, न्यूरॉन्स है, हार्मोन्स है, वो ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, जहां पे देखो ये नॉर्मल आपकी मसल्स है, इसको एक्सटेंड कर दी और स्ट्रेच कर दिए। ये है इलास्टिसिटी, मान लीजिए मसल शॉर्ट भी हो जाती है और एक्सटेंड भी हो जाती है, तो इसका एक एग्जांपल है। तो ये चार्ट जरूर बना के आइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है सर्कुलेशन सिस्टम। तो दोस्तों सर्कुलेशन सिस्टम एक ऐसे टाइप का सिस्टम है जो आप लोग को बॉडी के अंदर किस तरीके से ब्लड का ट्रांसफर होता है ओवरऑल बॉडी में, और वापस ब्लड कैसे हार्ट तक आता है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर वैस्कुलर सिस्टम। तो याद रखिएगा डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पे जो ब्लड का सर्कुलेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उसमें सर्कुलेशन सिस्टम ही हेल्प करेगा। अभी सर्कुलेशन सिस्टम कर क्या रहा है, ब्लड को ट्रेवल करा रहा है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जो भी आप लोग खाना खाते हो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड में जाता है, और जहां पे बॉडी की जरूरत पड़ती है वहां तक के ब्लड न्यूट्रिशन को लेकर घूमता है। तो ये समझ लो ब्लड एक किस्म से ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरह, जहां पे भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी ब्लड वहां लेकर न्यूट्रिएंट्स को लेकर चले जाएगा और आपकी बॉडी वहां से हेल्दी रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं ब्लड जो है वो एमिनो एसिड को लेकर ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोलाइट को ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ब्लड सेल, इन सब को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक के लेकर जाने का काम करता है। बॉडी के अंदर एक वास्ट नेटवर्क आप लोग को देखने को मिलता है ऑर्गन और ब्लड वेसल्स के थ्रू, जहां पे आप लोग को बॉडी के हर एक कोने में ब्लड ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलता रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पल्मोनरी सिस्टम, जहां पे जो ब्लड है वो एक्सचेंज हो पाता है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स के बीच में, वो भी ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टेमिक सर्किट। ये एक ऐसा नेटवर्क है दोस्तों जहां पे बॉडी के ओवरऑल पार्ट में जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है वो इस सर्किट के थ्रू आप लोग को देखने को मिलता है। इसका बढ़िया एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो चलिए इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग की लंग्स की कैपिलरीज और यहाँ पे आप लोग का हार्ट है। यहाँ से ब्लड आएगा आपके लंग्स में, फिर लंग्स से आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक के जाएगा, और बाकी पार्ट से ब्लड आएगा वापस से हार्ट में, और हार्ट से होते हुए फिर लंग्स के पास जाके बाहर निकल जाएगा। तो समझ लो ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है, ब्लड के साथ घूम रहा फिर रहा है, और ब्लड फिर उसको कन्वर्ट कर दे रहा है CO2 में, और फिर CO2 के थ्रू वापस से हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू होते हुए निकल जा रहा है। आई होप क्लियर है। अब इसमें पल्मोनरी सर्किट कहां है, तो याद रखिएगा जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसे कहा जाएगा पल्मोनरी सिस्टम, और जो हार्ट से लेकर बॉडी के बाकी पार्ट तक के जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसे कहा जाता है सिस्टेमिक सर्किट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हार्ट देखने को मिलता है, जो एक किस्म से होलो या मस्कुलर कोन शेप का एक ऑर्गन है। बिना इसके सर्वाइवल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये बॉडी के अंदर काम करना बंद किया तो मौत संभव है। और बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड पंप होता है उसका काम हार्ट करता है। सीधी बात है, हार्ट आप लोग के रिबकेज के अंदर स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को देखने को मिलता है। इसका वेट लगभग 300 ग्राम के राउंड होता है, और दिन भर में 15,200 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करता रहता है। हार्ट कुछ इस तरीके का मोटा मोटी दिखता है। आपको फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से इतना बना के आना है। यहाँ पे है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना ये एग्जाम में इतना तो डिनोट करना है, बाकी और कुछ करो या ना करो। अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। हार्ट एक्चुअल में इनक्लोज रहता है एक आउटर लेयर से, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। इस लेयर के अंदर जो हार्ट की मसल्स आप लोग को देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं मियोकार्डियम। हार्ट जो है बेसिकली 2 पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है बाय सेप्टम। हर एक साइड जो है दोस्तों ये फर्दर डिवाइडेड है 2 चेंबर्स में। उन्हें कहा जाता है एट्रियम और दूसरे को कहते हैं वेंट्रिकल, और लोअर चैम्बर को कहा जाता है दोस्तों वेंट्रिकल्स। तो ये रहा आप लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रहा सेप्टम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में कौन सी चीजें याद रखनी है। तो हार्ट के अंदर लगभग 4 चेंबर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है दोस्तों राइट एट्रियम। ये क्या करता है दोस्तों, ये रिसीव करता है ब्लड जो एक्चुअल में जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, वो भी वेन्स के थ्रू, और पास कर देता है इसको राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है दोस्तों, ये रिसीव करता है उस ब्लड को फ्रॉम राइट एट्रियम और पुश कर देता है लंग्स की तरफ, जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर है दोस्तों वो रिमूव हो
सके और फिर से लोड करता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के बाद ये ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट एट्रियम की। तो जैसे आप जानते हो राइट वेंट्रिकल ने क्या किया था, ऑक्सीजन को लोड कर लिया था। लेफ्ट एट्रियम का ये काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक के लेकर जाता है, फिर इसको पास कर देता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग चेंबर होता है दोस्तों, जो एक्चुअल में बॉडी के बाकी पार्ट्स तक के ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। अब अगर बॉडी के एंटायर पार्ट तक के अगर बॉडी के ब्लड को ये पंप करने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर लगेगी, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वाली कहानी यहीं पे होती है। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। राइट एट्रियम ने क्या किया, गंदा वाला जो खून था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको रिसीव किया फ्रॉम वेन्स और पास कर दिया राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल ने उस खून को पुश कर दिया लंग्स के पास और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। फिर लोड किया ऑक्सीजन वाले ब्लड को और लेफ्ट एट्रियम के पास पुश कर दिया। लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको लंग्स तक के पुश कर दिया और फिर इसको पुश कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, जो ब्लड उसके पास आया उसको एंटायर बॉडी के पार्ट तक के पहुंचा दिया और यहीं पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है और इसी कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहां से ब्लड यहां पे जाता है, यहां से ब्लड यहां पे जाता है, फिर यहां से ब्लड यहां पे जा रहा है और यहां से ब्लड यहां पे जा रहा है और यहां से आपकी पूरी बॉडी तक के घूम रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड वेसल। ये एक किस्म से ना पैसेज होता है, समझ लो एक किस्म से पाइप जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब जितना ज्यादा साइज बेटर होगा ब्लड वेसल्स का, उतना ज्यादा ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आप लोग को टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है आर्टरीज। ये ऐसे टाइप की ब्लड वेसल्स है दोस्तों जो हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट तक के ब्लड को लेकर जाने का काम करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से ट्रेवल करता है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, जो एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेकर जाती है। अगला है दोस्तों वेन्स, एकदम इसका अपोजिट। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के एंटायर पार्ट तक लेकर जा रहा है, जो गंदा वाला ब्लड है दोस्तों उसको बॉडी से हार्ट के पास लेकर आने का काम ये करता है। आर्टरीज आप लोग को मोटे देखने को मिलती है, बट जो वेन्स रहती है दोस्तों ये काफी ज्यादा थिन आप लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ लेस इलास्टिक भी होती है, लेस मस्कुलर होती है देन दी आर्टरीज, और कई बार ये कोलैप्स भी हो जाती है अगर इसके अंदर ब्लड फिल्डेड नहीं रहता है तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, हार्ट से आर्टरीज में ब्लड आ रहा है और बॉडी के एंटायर पार्ट तक जा रहा है, और सेम ऐसे बॉडी के एंटायर पार्ट से ब्लड आ रहा है और हार्ट तक के जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वेन्स। तो रेड कलर से हम लोग डिनोट करते हैं आर्टरीज को और ब्लू कलर को डिनोट करते हैं वेन्स के लिए। इन सब के अलावा एक और टर्म्स आप लोग को देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे देखो ये कैपिलरीज। अब ये आखिर कैपिलरीज है क्या? तो ये किस्म की स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप की ब्लड वेसल है दोस्तों, जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस को बिल्ड करने में काम करती है। बेसिकली कनेक्ट करती है आर्टरी रोल्स को और बेसिकली कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाने का काम करती है। अगला है दोस्तों वो है ब्लड। ये किस्म से स्पेशलाइज्ड फॉर्म का बॉडी फ्लूइड होता है दोस्तों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिशंस रहते हैं दोस्तों और साथ ही साथ ऑक्सीजन, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब जान लेते हैं कि आगे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन। तो होता क्या है, ब्लड जो है ऑलमोस्ट बॉडी के हर एक टिश्यूज तक के ट्रेवल करता है। ब्लड एक्चुअल में डिलीवर करता है एसेंशियल वाले न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इनटू द सेल और रिमूव करता है CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को। जितने भी टाइप के हार्मोन्स है दोस्तों, ये ब्लड के थ्रू ही आप लोग को ट्रेवल होते हुए देखने को मिलते हैं वाया द ब्लड लिक्विड प्लाज्मा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटेक्शन के लिए काफी हेल्प कर रहा है, डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से बचाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है और स्किन के सरफेस तक के ब्लड को लेकर जाने का काम ये करते हैं। साथ में न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम भी ये करते हैं। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, अमीनो एसिड्स हो, एज वेल एज ग्लूकोज क्यों ना हो, इसको बॉडी के हर एक पार्ट तक के लेकर जाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। तो ये रहे आप लोग के लंग्स, ये रहा हार्ट। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा था भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम। कमेंट बॉक्स में बताना। और हार्ट से लेकर जो बॉडी के एंटायर पार्ट तक के जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो क्या था मुझे बताना। ब्लू कलर से जो डिनोटेड है वो आर्टरीज है, रेड कलर से जो डिनोटेड है वो क्या है? वेन्स। क्या मैंने सही कहा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि मैंने गलत कहा। और यहाँ पे जो कनेक्शंस हो रहा है इनके बीच में, ये कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और याद रखो ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार हो सके तो वापस से वीडियो को देख लेना। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लीज कर लेना, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आप लोग को एंटायर चैप्टर बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। और जितने भी नॉन साइंस वाले स्पेशल स्टूडेंट है या PCM वाले हैं, उनको हो सकता है दिक्कत आए, तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, स्पेशली कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगा लेना, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए वो क्वेश्चन स्कूल का टीचर जरूर देगा जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बुक
बुक के लिंक डिस्काउंट वाली डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाएं Amazon के थ्रू आज ही ऑर्डर करें। बाकी इस चैप्टर के नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। वेबसाइट एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी से जाए उसको डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। बाकी दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।